Morning, all student, Hindi medium student, UPSC aspirant. Thanks for joining me once again. I remind you in the last class, chapter 7th, questions with answer. So, आज की क्लास में चैप्टर 8 होगा, जिसका चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। प्रभाकर कुछ लोहार को काम करते हुए देखा। लोहार की दुकान पर प्रभाकर गया और वह वहाँ देखा कि छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। आगे बढ़ते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजारों और हथियार बड़ी संख्या में प्राप्त हुए, यानी मिले। जो पुरातत्व विभाग हैं, जो काम करते हैं, वो उनको बड़ी संख्या में हथियार और औजार मिले। करीब 25,000 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इन जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। जैसा कि आप लोगों ने अध्याय 5 में पढ़े होंगे, जो कृषि के लिए फाल इस्तेमाल किया जाता है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जो हमारा भारत देश किसानों का देश है। जो 70% किसान जो खेती करते हैं, सो हमारे पूरे देश उन्हीं पे, किसान भाई पे ही निर्भर रहते हैं। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई अध्याय 5 महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए और खाली स्थानों में सही वाक्य भरना है। मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये खाली स्थान आप लोगों को वर्कशीट करना है। फर्स्ट में राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। सेकंड है वे किसानों से कर लेते थे। थर्ड में खाली स्थान है। फिफ्थ में खाली स्थान है। इन दोनों में आप लोगों को भरना है, करना है। इसके बाद लास्ट में जब चैप्टर 8 का क्वेश्चंस विद आंसर करवाऊंगी, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब आप लोगों से नहीं होगी तब प्लीज़ आप लोग करके देखना। फोर्थ में है ये सिंचाई से ही संभव था। सिक्स्थ में खाली स्थान है। सेवन्थ में कृषि उत्पादन बढ़ा। 8 में राजस्व भी बढ़ा। 9th में खाली स्थान है। आप लोग करके देखना। मैं लास्ट में क्वेश्चन जब करवाऊंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें क्या क्या भरना है। वैसे आप लोग वर्कशीट को करना। आगे बढ़ते हैं। गांव में कौन रहते थे? इस महाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाओं को उनवार और भूमिहीन मजदूर को दास, केडिसियार और आदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्सा में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनके जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम कर लेते थे।
ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। इन्हें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरे की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। आगे बढ़ते हैं नगर के बारे में। क्या कहती है कहानी? यात्रा, विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। वे कहानियाँ जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है। इसमें यह बताया गया कि यह निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बना। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में कुछ अन्य स्रोतों से पता चला था कि शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे देखने के लिए। सो यू लुक एट दिस पिक्चर। दिल्ली में ये मिला था निकासी नल वलयकूप हड़प्पा के टाइम में। ये हड़प्पा की जाल निकास व्यवस्था से यह है जो वलयकूप है। सो आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपद की राजधानी थे। जैसे कि तुमने पढ़ा होगा कि कुछ शहर परकोटा से घिरे होते थे, जैसे कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, यानी वलयकूप के बारे में। अनेक शहरों के वलयकूप मिले, जिसमें दिल्ली प्रमुख है, जो हड़प्पा के काल में मिले थे। वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ये प्रायः वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंट या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हो। भविष्य में पुरातत्व इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रिकों के विवरण द्वारा भी पता चला कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। सो लुक एट दिस पिक्चर। सांची का ये मूर्ति कला है, जो मध्य प्रदेश स्थित सांची का स्तूप की मूर्ति कला का ये नमूना है। इस शहर में जीवन का एक दृश्य है, जिसे मैं एक अध्याय 11 में पढ़ाऊँगी। इन दीवारों को देखो, क्या ये ईंट की बनी हुई है या लकड़ी की या पत्थर की। सो इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन कीजिएगा करके इसको देखने का प्रयास कीजिए कि ये लकड़ी का है या ईंट का है या पत्थर का है। सो आगे बढ़ते हैं। सिक्के के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये आहत सिक्के हैं जो पीट के बनाए जाते थे, जो चांदी के भी होते थे और ये कॉपर के भी होते थे। सो जो आहत सिक्के कभी वर्गाकार में भी होते थे और गोलाकार में भी होते थे, और सिक्कों पे कुछ लिखा भी रहता था। और मैं कुछ फैक्ट बताना चाहूँगी भरूच के बारे में। भरूच जो यूनानी नाम है, भरूच एक गुजरात का बंदरगाह शहर था, और वहाँ भरूच में हेडक्वार्टर है। सो वहाँ पतन का काम होता था, जो मानचित्र 7th में आप लोग देखेंगे। सिक्के के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। इस तरह के सिक्के पर आधारित संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के 1000 सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल पहले चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है, जो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। चांदी या तांबे के होते थे, विभिन्न आकृतियों में आहत करके बनाने के कारण आहत सिक्का कहलाया गया। सो आगे बढ़ते नगर के बारे में बताना चाहूँगी, जो अनेक गतिविधियों के केंद्र थे, जो अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, जहाँ पे राधा कृष्ण की मंदिर है।
क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे और मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था, जो लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। आप लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों के द्वारा दान किए जाने का उल्लेख मिला है। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सोनार, लोहार, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले का उल्लेख भी मिले। आगे बढ़ते शिल्पों के नमूने मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में मिले। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों के श्रेणियाँ का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंक के रूप में काम करती थी, जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उसमें मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म निरीक्षण अडिकामेडु के बारे में। अडिकामेडु जो पांडुचेरी में है। रोम के बारे में पढ़ेंगे पृष्ठ 88 में। 2200 साल से 1900 साल पहले अरिकामेडु का पतन था, जहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों का पतन, यानी बंदरगाह, जहाँ पे सामान का आयात निर्यात होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री। जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला, जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हुए थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इन्हें इटली में एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है और ये इटली ईंटों का शहर भी बोला जाता है। ऐसे बर्तन भी मिले जहाँ डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी यहाँ पे मिले। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले। सो लुक एट दिस पिक्चर। अभिलेख मिट्टी के बर्तन है, जो ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। तमिल भाषा में लिपि का प्रयोग किया गया। इसे तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता है। सो लुक एट दिस पिक्चर। सो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में क्वेश्चंस विद आंसर लेके आऊँगी। तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।